गुजरावाला क्रिकेट स्टेडियम में फर्स्ट क्लास मैच हो रहा था। खिलाड़ियों में रमीज राजा जैसे इंटरनेशनल स्टार्स भी शामिल थे, लेकिन उन्हें देखने वाला कोई नहीं था। सख्त गर्मी थी, लेकिन इसके बावजूद दूसरा सेशन शुरू होते ही ग्राउंड भरना शुरू हो गया। 10, 20, 50 की टोलियों में तमाशाई स्टेडियम में आना शुरू हो गए। कुछ ही देर में पूरा स्टेडियम खचाखच भर चुका था। खिलाड़ी हैरान थे कि ये हो क्या रहा है, मगर फिर तमाशाइयों के साथ पुलिस भी आना शुरू हो गई। कुछ ही देर में एक एसएचओ साहब मैदान में दाखिल हो गए और पूछा, कप्तान कौन है? रमीज राजा डरते हुए आगे आए, कहा, जी मैं कप्तान हूं। थानेदार बोला, चलो जी विकटा कटो। रमीज राजा ने पूछा, हैं विकटे क्यों हटाए? थानेदार बोला, इत्थे कोड़े वजने आ, थे कोड़े वजने आ, थे कोड़े वजने आ। ये था जिया के पाकिस्तान का एक आम मंजर, जहां सारा इस्लाम सजाओं और पाबंदियों की हद तक महदूद हो चुका था। वैसे तो कोड़े किसी को भी लग सकते थे, मगर इस काम के लिए सहाफी हजरात जिया के फेवरेट थे। जब हम डायलॉग बोल रहे थे तो बड़े गुस्से में आ गया वो, तो कहने लगा कि आपका क्या ख्याल है कि आप मुट्ठी भर लोगों के सामने हम हथियार डाल देंगे? मैं मुस्कुराया, मैंने कहा, आप मुट्ठी भर सहाफियों के सामने कभी हथियार नहीं डालते। आपने जब भी हथियार डाले हैं जनरल अरोड़ा के सामने डाले। जब उसने ये सुना वो लाल पीला हो गया। जब हम कोट लखपत जेल पहुंचे, वहां पर कोड़ों की टिकटकी लगी हुई थी, पीछे कुर्सियां सजी हुई थी, जहां बावर्दी लोग जो है कुर्सियों पे बैठे हुए थे अपनी फैमिलीज के साथ, हमें कोड़े मारे जाने का तमाशा देखने के लिए। मैं मुकम्मल बराना हूं, मैंने नीचे अंडरवियर भी पहना हुआ। ये एक तख्ता है जैसे फांसी का तख्ता होता है। ये जो तख्ता है, तख्ते के ऊपर हथकड़ियां हैं दो। मेरे दोनों हाथ जो है वो उन हथकड़ियों में जकड़ दिए गए हैं। तख्ते के नीचे पाँव बांधने के लिए हथकड़ियां हैं, पाँव बांध दिए गए। आप बिल्कुल न्यूड है जी। उस हालत में हमें जिस शिद्दत से कोड़े मारे गए थे उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, ना उसकी आज तक अक्कासी की गई है। पार्ट 1 के आखिर में हमने आपको बताया था कि जिया ने पहली अमरीकी ऑफर को एब्सोल्युटली नॉट इनफ कहते हुए इनकार कर दिया था, और ये जानते हुए भी कि सदर कार्टर का पूरा खानदान मूंगफली के कारोबार से मुंसलिक था। जिया ने इनके $40 करोड़ को पिनिट्स करार दे दिया था। जिमी कार्टर जिया के रिएक्शन पर हैरान थे। ये पहली बार था कि एक आर्मी डिक्टेटर अमेरिका को नो कह रहा था, मगर जिया ने एक कैलकुलेटेड रिस्क लिया था। उन्हें पाकिस्तान की लोकेशन वैल्यू का मालूम था। वो जानते थे कि खुमैनी के इक्तदार में आने के बाद अब अमेरिका के पास अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के सिवा कोई दूसरा दरवाजा मौजूद नहीं। जैसे तैसे 1 साल गुजर गया और फिर जनवरी 1981 में रोनाल्ड रीगन की हुकूमत आ गई। जिन्होंने जिया को $3.2 अरब का पैकेज ऑफर किया, जिसे जिया ने एब्सोल्युटली यस कहते हुए कबूल कर लिया। आप यकीन जानिए कि अगर आज उनको तक पहुंचती है तो कल पाकिस्तान की ईंट से ईंट बन जाएगी। लोग इस चीज को समझते नहीं। ये जो भाई हमारी जंग लड़ रहे हैं, ये अपनी नहीं, पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। इसलिए अगर हम और कुछ नहीं करते तो कम से कम दुआ के लिए तो हाथ उठाइए। प्लान तैयार हो गया। अफगान जिहाद में साथ देने के लिए जिया ने अमेरिकियों के सामने बस एक शर्त रखी, उन्हें अफगान जिहाद की प्लानिंग और फंड्स के इस्तेमाल में मुकम्मल फ्री हैंड दिया जाए, जिसे अमेरिका ने बिला झिझक मान लिया। तमाम मामलात की जिम्मेदारी ISI के हवाले कर दी गई, और यही आगाज था एक सुपर साइज और सुपर पावर ISI का। एक ऐसी एजेंसी जिससे कोई सवाल नहीं कर सकता था, इवन अमेरिका भी।
ज़िया-उल-हक़ की खुशकिस्मती के रूस की फ़ौजें अफ़गानिस्तान आ गईं और उसकी वजह से अमेरिका की ज़रूरत बन गई ज़िया-उल-हक़ उसमें। उसके नतीजे में पाकिस्तान में मिलियंस ऑफ डॉलर्स भी आए, जो कहाँ गए इसका किसी को नहीं पता। मिलियंस ऑफ डॉलर्स आए और उसके बाद पाकिस्तान का उन 11 सालों में पाकिस्तान कल्चरली तबाह हो गया, सियासी तौर पे तबाह हो गया, समाजी तौर पे तबाह हो गया पाकिस्तान। और इतनी फ़िरक़ा वाराना, लिसानी, इन सारी चीज़ों में इतना पाकिस्तान तक़सीम हो गया जिसकी कीमत पाकिस्तान आज तक पे कर रहा है। लेकिन जंग लड़ने के लिए सिर्फ पैसे और असले की जरूरत नहीं होती। हिस्ट्री की सबसे बड़ी जिहादी रिक्रूटमेंट ड्राइव शुरू हो गई। देखते ही देखते 43 मुस्लिम ममालिक से हजारों इंटरनेशनल मुजाहिदीन पेशावर पहुंचने लगे। उसामा बिन लादेन का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन सोवियत यूनियन जैसी सुपर पावर से मुकाबले के लिए इससे कई ज्यादा लोग दरकार थे। पाकिस्तान में मुकामी मुजाहिदीन तैयार करने वाली फैक्ट्रियां लगाने का फैसला हो गया। 47 से लेकर 1980 तक पाकिस्तान में सिर्फ चंद 100 मदारिस बने थे, लेकिन अगले 5 सालों में इन मदारिस की तादाद 15,000 तक पहुंच गई और इन मदारिस में से 15 लाख स्टूडेंट्स या फिर तालिबान तालीम हासिल करने लगे। इन स्टूडेंट्स की जहन साजी और तालीम के लिए अमेरिका ने $5 करोड़ जारी किए। इन डॉलर से ऐसी किताबें और मटेरियल छपवा कर बांटे गए जिसमें कत्ल और असले के इस्तेमाल से मुताल्लिक मोटिवेशनल चैप्टर्स शामिल थे। जरा चौथी जमात की मैथ्स की किताब का ये सवाल सुनिए और सर धुनिए। क्लाशनकोव की एक गोली 800 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से सफर करती है। अगर एक रूसी फौजी आपसे 3200 मीटर दूर खड़ा है तो फिर आपको इसके सर का निशाना बनाने में कितने सेकंड लगेंगे? जनाब, ये और इस जैसे दर्जनों सवालात के जरिए 9, 10 और 11 साल के बच्चों को हिसाब का मजमून समझाया जा रहा था। मगर जहां ये सब फेल हो जाता तो फिर पैसा भी खूब चलाया जाता। CIA ने रूसी फौजियों के रैंक के हिसाब से इनके सरों की कीमत रखना शुरू कर दी। आम रूसी फौज के 5000 और स्पेशल फोर्स के 10। ये 2 प्रोंग स्ट्रेटजी कामयाब होना शुरू हो गई। 1984 तक अफगान सरजमीन पर मौजूद 17,000 रूसी फौजी मारे जा चुके थे, लेकिन इन मुजाहिदीन के पास आसमानों से बम बरसाते रूसी जहाजों का कोई जवाब नहीं था और फिर अफगान जिहाद का फाइनल फेज शुरू हो गया। इससे पहले कि हम फाइनल फेज की बात करें, रूसी सदर गोर्बाचोव के ज़िया-उल-हक़ के बारे में ख्यालात सुनते जाएं। ये ज़िया-उल-हक़ बहुत ही मक्कार इंसान है। मुसलसल मुझे अपनी बेचारगी और मजलूमियत का एहसास दिलाता रहा कि देखे ना, हम तो खुद इस जंग के विक्टिम हैं। मैंने इसे साफ साफ बता दिया कि देखिए ज़िया साहब, आप खुद एक फौजी हैं और आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, कौन से कैंप में कितने जिहादियों को ट्रेनिंग दी जा रही है और इन कैंप्स में पैसा कहां से आ रहा है। हमें सब मालूम है। लेकिन वो शख्स मासूम बनकर हर चीज से इनकार करता रहा। 14 जुलाई 1987 का दिन था। शाम के 6:30 बज रहे थे। सदर के बोरी बाजार से लोग अपने कारोबार बंद करके घरों को वापस जा रहे थे कि सैयदना बुरहानुद्दीन स्ट्रीट पर अचानक एक धमाका हुआ। चंद सेकंड के लिए मुकम्मल खामोशी हो गई और फिर हर तरफ से चीखों पुकार की आवाजें आने लगी। हर तरफ इंसानी आज़ा बिखरे हुए थे। 10 से 15 मिनट में दर्जनों एम्बुलेंसेस और पुलिस मोबाइल वहां पहुंच गई और फिर एक और धमाका हो गया। कयामत का मंजर था। जब धूल छटी तो 72 पाकिस्तानी शहीद और 200 से ज्यादा जख्मी हो चुके थे। रूसी और अफगान इंटेलिजेंस अफगानिस्तान का बदला पाकिस्तान में ले रही थी। इस बात का अंदाजा इस चीज से लगाएं कि 1987 तक दुनिया भर में होने वाले 770 दहशतगर्द हमलों में से 90% पाकिस्तान में हुए। बेगानी शादी में दीवाना बनने वाले अब्दुल्ला का अपना घर उजड़ रहा था।
अपने शहरियों की हलाकतों के साथ साथ 30 लाख अफगान महाजरीन का बोझ पाकिस्तानी मईशत की कमर तोड़ने लगा। लेकिन जिया को पाकिस्तान की कहां फिक्र थी। वो तो पूरे खित्ते को एक सुपर इस्लामिक स्टेट बनाने के ख्वाब देख रहे थे। खैर, बैक टू फाइनल फेज ऑफ अफगान जिहाद। 1986 में अमेरिका ने पाकिस्तान को शोल्डर फायर्ड एंटी एयरक्राफ्ट स्टिंगर मिसाइल फराहम करना शुरू कर दिए। 80% हिट रेट वाले स्टिंगर मिसाइल ने अफगान जिहाद की बाजी फैसला कुन तौर पर पलट दी। मजमूई तौर पर स्टिंगर्स ने 300 से ज्यादा रूसी एयरक्राफ्ट्स मार गिराए। जमीन के बाद अब रूसी फौजियों के लिए आसमान भी तंग हो चुका था और बिलाखिर अक्टूबर 1987 में रूसी इनखला और जंग बंदी के लिए बाकायदा मुज़ाकरात शुरू हो गए और 15 फरवरी 1979 को तमाम रूसी फोर्सेस अफगानिस्तान से चली गईं। लेकिन किस्मत की सितम ज़रीफ़ी देखिए, ज़ियाउल हक खुद रूसियों को अफगानिस्तान से जाता नहीं देख सके। अफगान जिहाद के दौरान जिया और इनके साथी जर्नल्स की 5 उंगलियां घी और सर कढ़ाई में थे। उस दौर में पाकिस्तान को अमेरिका से 40 F-16 लड़ाका तैयारे, 100 M48 टैंक भी मिले, जिन्हें आज तक हम इस्तेमाल कर रहे हैं। मजमूई तौर पर पाकिस्तान को $8 बिलियन की अमेरिकी इमदाद मिली, जिसमेमें 40% हिस्सा फौज का था। और जब ज्यादा पैसा आता है तो ज्यादा खर्चे भी लाता है। चंद सालों में फौजी बजट 168% इजाफे के साथ $70 करोड़ से बढ़कर $1 अरब 86 करोड़ तक पहुंच गया। ये तो वो इमदाद थी जो बैंकिंग चैनल से आ रही थी, लेकिन इससे कई ज्यादा डॉलर अनऑफिशियली हवाला या हुंडी नेटवर्क्स के जरिए सऊदी अरब से पाकिस्तान पहुंच रहे थे। और ये जंगी डॉलर्स एक बार फिर पाकिस्तानी मईशत को फुल स्पीड से आगे बढ़ाने लगे। माहिर मईशत अली हसनैन कहते हैं कि जिया के सर बहुत सी चीजें सवार थीं, लेकिन मईशत इनमें से नहीं थी। इसीलिए इकोनॉमी के सारे मामलात इन्होंने वजीर खजाना गुलाम इसहाक खान को आउटसोर्स किए हुए थे और वो वाकई पठान दमाग आदमी थे। एक बार वर्ल्ड बैंक के साथ एक $25 करोड़ के लोन के मुज़ाकरात से ये कहकर उठ गए कि मैं इतनी सी रकम की खातिर अपनी मईशत आपके हवाले नहीं कर सकता। इसी दौर में जीडीपी 6.5% की औसत रफ्तार से आगे बढ़ती जा रही थी, जो चीन, कोरिया और हांगकांग के अलावा एशिया की तमाम इकोनॉमी से ज्यादा थी। जिया ने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का अंदाज तो अपनाया, लेकिन भुट्टो की जानिब से नेशनलाइज किए गए इदारों को प्राइवेटाइज नहीं किया। डॉलर की बारिश के बावजूद पाकिस्तान को 80 की दिहाई में 4 बार IMF के पास जाना पड़ा, लेकिन मजाल है जो एक भी रिफॉर्म की गई हो। जरूरत भी क्या थी, अमेरिका का आशीर्वाद साथ हो तो फिर IMF वाले भी ज्यादा सवाल जवाब नहीं करते, बस लोन अप्रूव करते रहते हैं। IMF लोन्स और अमरीकी और सऊदी इमदाद के बावजूद पाकिस्तानी रुपया लड़खड़ाता रहा और 80 से लेकर 88 तक डॉलर 10 रुपए से बढ़कर 20 का हो गया। जिया दौर को एक लिहाज से एक लॉस्ट डिकेड भी कहा जा सकता है, क्योंकि जिस वक्त वो इक्तिदार में आए तो एक आम पाकिस्तानी की आमदनी एक चीनी शहरी के मुकाबले में डबल थी। लेकिन जब जिया का जहाज क्रैश हुआ तो चीन की कई गुना ज्यादा आबादी के बावजूद ये फर्क खत्म हो चुका था। उन्नीस 1974 में भारतीय एटमी धमाकों के बाद भुट्टो ने ऐलान किया था कि इनका मुल्क एटमी हथियार बनाने की सलाहियत हासिल करेगा, चाहे इसके लिए अवाम को घास ही क्यों ना खानी पड़े। वो तो अपने इस अहद को पूरा करने के लिए जिंदा ना रहे। लेकिन जरा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। साल है 1984 और खालिस्तान तहरीक ने हिंदुस्तान को हिला कर रख दिया है। इंदिरा गांधी का मानना था कि इस तहरीक के सारे ताने बाने पाकिस्तान में बुने जा रहे थे, इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारने का प्लान तैयार कर लिया। आप क्या समझते हैं, ये मोदी साहब का ओरिजिनल आइडिया था? हम घर में घुस के मारेंगे। मगर ये प्लान इतना बड़ा और खतरनाक था कि भारत को इस पर अमल करने के लिए एक काबिल और बाएतमाद पार्टनर की जरूरत थी, जिसे इसराइल ने पूरा कर दिया। मंसूबा तैयार हो गया।
इराक की तरह पाकिस्तान पर भी एक प्रिसीजन एयर स्ट्राइक किया जाएगा और इस हमले का टारगेट होगा कहोटा न्यूक्लियर फैसिलिटी। मगर जानते हैं कि उस वक्त पाकिस्तानी न्यूक्लियर प्रोग्राम को रेस्क्यू करने कौन आया? 3 लेटर्स, कैस करें? ISI नहीं, CIA। जी हां, CIA ने जनरल जिया तक इस प्लान की सारी इंफॉर्मेशन लीक कर दी। फिर पहले डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने 10 फरवरी 1984 को और फिर खुद जनरल जिया ने 27 फरवरी को एक मीडिया इंटरव्यू में इस बात का इंकशाफ किया कि पाकिस्तान पहले ही हथियारों के दर्जे का यूरेनियम तैयार करने की सलाहियत हासिल कर चुका है। अगर कहोटा तबाह हो भी गया तो पाकिस्तान में इससे ज्यादा प्लांट बन सकते हैं। फिर क्या, मरता क्या ना करता, भारत मुज़ाकरात की मेज पर आ ही गया और जंग के बजाय अप्रैल 1984 में ट्रैक 2 अमन मुज़ाकरात शुरू हो गए। लेकिन इस डीएस्केलेशन की आड़ में भारत ने सियाचिन ग्लेशियर पर खामोशी से कब्जा कर लिया, जिसे पाकिस्तान आज तक छुड़ाने में नाकाम है। ठीक 3 साल बाद जब जनवरी 1987 में भारत ने अपनी तारीख की सबसे बड़ी फौजी मशकें शुरू की तो पाकिस्तान में एक बार फिर खौफ पैदा हुआ कि कहीं एक्सरसाइज ब्रास टैक्स ऑपरेशन ब्रास टैक्स का पेश ख़ैमा तो नहीं। दोनों तरफ पुरस्कार खामोशी थी, लेकिन पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज जनरल जिया को बता चुकी थी कि भारत जंगी मशकें नहीं, जंग करना चाहता है। टेंशंस बढ़ती जा रही थी और फिर इसी दौरान 21 फरवरी 1987 को दिल्ली एयरपोर्ट पर पाकिस्तान एयरफोर्स का एक जहाज लैंड हुआ, जिसमें जनरल जिया अपने साथियों समेत सवार थे। ज़िया-उल हक एक इंतहाई ज़हीन व फ़ित्तीन आदमी थे और वो समझते थे कि मैं हिंदुस्तान से जंग का हम क्यों करें। तो वो क्योंकि ज़िया-उल हक मुकम्मल भुट्टो की तरह मुतलक़ुल अनान हुक्मरान थे, कोई उनके सामने उन्हें चैलेंज नहीं कर सकता था। अब कहते हैं ना, इख्तलाफ नहीं कर सकता था। और वो ही समझते थे कि मैं इंडिया से लड़ ही नहीं सकते हम। तो उन्हें जब ये जो क्रिकेट का मैच हो रहा था, बड़ी मशहूर हुई क्रिकेट डिप्लोमेसी, ज़िया-उल हक ने कह दिया जी मैं जा रहा हूँ क्रिकेट देखने। अब इंडिया कैसे कह सकता है नहीं देखने जाते हैं, क्योंकि रिवायती तौर पर होता भी यही है। दुनिया में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान हो तो हेड ऑफ़ द स्टेट्स आते हैं, तो बड़ी मशहूर हुई। लेकिन इसका मतलब ये ना समझें कि वो क्रिकेट डिप्लोमेसी का मतलब ये था कि वो वाकई कोई अच्छे ताल्लुकात बनाना चाहते थे हिंदुस्तान के साथ। जिया जयपुर में जारी पाकिस्तान इंडिया का टेस्ट मैच देखने भारत पहुंच चुके थे। राजीव गांधी हैरान थे कि ये हो क्या रहा है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जिया की आमद पर कैसे रिएक्ट करें। करीबी साथियों ने बड़ी मुश्किल से उन्हें जिया को एयरपोर्ट रिसीव करने के लिए कन्विंस किया। खैर, राजीव गांधी एयरपोर्ट पहुंच गए। दोनों के दरमियान रस्मी मुसाफा हुआ और फिर इसी मुसाफे के दौरान मुस्कुराते हुए जिया ने राजीव गांधी से कहा, मिस्टर राजीव, अगर आप पाकिस्तान पर हमला करना चाहते हैं तो शौक से करें, लेकिन याद रखें फिर जो होगा इसके बाद लोग हलाकू और चंगेज खान को भूल जाएंगे। ज़िया-उल हक और राजीव गांधी का नाम याद रखेंगे। अब हम आपसे रिवायती जंग नहीं लड़ेंगे और मैं एक बात बताना चाहता हूं कि इस न्यूक्लियर वॉर से पाकिस्तान तो तबाह हो जाएगा, लेकिन मुसलमान बाकी रहेंगे। लेकिन अगर इंडिया तबाह हो गया तो हिंदुइज्म इस सरजमीन से खत्म हो जाएगी। राजीव गांधी मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ दी जाने वाली इस खतरनाक धमकी को सुनकर सख्ते में आ गए। लेकिन फिर अगले ही दिन जनरल जिया को डिनर पर बुलवा लिया। जिया की धमकी काम कर गई। चाहे आप सुप्रीम कोर्ट से कोई भी फैसला करवा लें, लेकिन एक अदालत आपके दिल में भी होती है, जो किसी भी गाजिब और गैर कानूनी हुक्मरान को चैन से सोने नहीं देती। यही हाल जिया का भी था। वो मुसलसल अपने इक़्तिदार को कानूनी कपड़े पहनाने की कोशिशों में मसरूफ थे और फिर उन्हें अपने रूहानी वालिद अय्यूब खान का आजमूदा फार्मूला याद आ गया, रेफरेंडम।
आम इंतखाबात से 2 महीने पहले दिसंबर 1984 में जिया ने खुद को पाकिस्तानी अवाम के सामने पेश कर दिया, लेकिन अफगानिस्तान में रूस को नाखून चने चबवाने वाला जर्नैल अपने मुल्क की आवाम से किस कदर खौफजदा था, इसका अंदाज़ा आप इस रेफरेंडम में पाकिस्तानियों से किए गए सवाल से लगाएं। बैलेट पेपर पर सवाल दर्ज था, क्या आप सदर जिया की जानिब से मुल्क में कुरान और सुन्नत के मुताबिक इस्लामी कवानीन के निफाज की हिमायत करते हैं? जिया की इलेक्शन कैंपेन का नारा था वोट फॉर इस्लाम, वोट फॉर जिया। वाह क्या बात थी जिया की। और यूं वो अगले 5 साल के लिए भी सदर मुंतखब हो गए। वैसे तो बिलाशुबा तारीख अपने आप को दोहराती है, लेकिन पाकिस्तान में ये काम बहुत जल्दी रहता रहता है। भुट्टो ने जिया को कमजोर समझकर चीफ बनाया, नुकसान उठाया, लेकिन फिर 85 में जिया ने भी भुट्टो की गलती दोहराती। फरवरी में होने वाले इंतखाबात के बाद अब बारी थी मुल्क का वजीर आजम चुनने की। जिया समझते थे कि एक सिंधी वजीर आजम मुंतखब करवाने से इनकी दामन पर लगे भुट्टो के खून की छींटें साफ हो सकती हैं, लेकिन इनके सामने एक और छोटी सी प्रॉब्लम भी थी, और वो प्रॉब्लम थी आईन, जिसके तहत मुल्क के तमाम मामलात का इख्तियार वजीर आजम के पास था और सदर की हैसियत एक रस्मी सरबरा जैसी थी। इन्हें एक यस मैन की जरूरत थी और इस काम के लिए इनके सामने 2 नाम थे, एक इलाही बख्श सोमरो और दूसरा मोहम्मद खान जुनेजो। इक़्तिदार बड़ी जालिम चीज़ है। बगैर जमाती इलेक्शन हो गए तो आम तौर पर ये समझा जाता था कि इलाही बख्श सोमरो एक बहुत ही पॉपुलर लीडर थे, बल्कि ये तक कहा गया कि जी इलाही बख्श सोमरो को एक दिन पहले जनरल KM आरिफ ने जाके कहा, जब उनके किसी और ने, कि आपको प्राइम मिनिस्टर बनना है, और उन्होंने अपनी शेरवानी भी तैयार कर ली थी। इलाही बख्श सोमरो एक ब्यूरोक्रेट थे और शुरू से जिया सेटअप का हिस्सा भी रहे थे, इसलिए ज्यादातर लोगों का ख्याल था कि जिया उन्हें ही मुंतखब करेंगे। लेकिन शायद जिया ने सोचा कि इक्तदार में रह कर कहीं सोमरो साहब ज्यादा बाइख्तियार ना हो गए हों। अभी जिया इस कश्मकश में ही थे कि पीर पगारा ने भी अपना वजन जुनेजो के पलड़े में डाल दिया। फिर क्या था, जुनेजो का नाम फाइनल हो गया और इन्हें 20 मार्च शाम 8 बजे मीटिंग के लिए ऐवान सदर बुलवा लिया गया। लेकिन जुनेजो ने अपनी पहली ही मीटिंग में जिया से एक ऐसा सवाल किया जो जिया के लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। कहानी कुछ यूं है कि सदर जिया तो पावरलेस थे, लेकिन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जिया के पास बहुत इख्तियारात थे और वो वजीर आजम के किसी भी फैसले को जब चाहे वीटो कर सकते थे। जुनेजो ये बात अच्छी तरह जानते थे, इसीलिए मुबारकबाद कबूल करने के बाद पहला सवाल इसी बारे में कर दिया। उन्होंने पूछा, सदर साहब मुझे मुंतखब करने का शुक्रिया, लेकिन वो आप मार्शल लॉ कब उठा रहे हैं? बस उसी दिन से जिया और जुनेजो के दरमियान शतरंज का खेल शुरू हो गया कि मोहम्मद खान जिन्होंने असर्ट किया कि असम्बली में मैं कायद ऐवान हूँ, वो वाकई अपने को प्राइम मिनिस्टर समझने लगे, कायद ऐवान भी हो गए। तो फिर उन्होंने आपको याद होगा कि उस वक्त एक जेनेवा एकॉर्ड हो रहा था। जेनेवा एकॉर्ड के ज़रिए एक अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक मुआहदा होना था कि जिसमें हम नहीं करेंगे। ज़िया अलग बुनियादी तौर पर जेनेवा एकॉर्ड के ख़िलाफ़ थे। जिया को अगला सरप्राइज उस वक्त मिला जब जुनेजो ने अपनी काबीना के लिए याकूब अली खान और महबूबुल हक के अलावा जिया की तरफ से भेजे गए तमाम नाम रिजेक्ट कर दिए। कुछ ही दिन बाद जुनेजो ने पाक फौज के सीनियर्स अफसर्स के खर्चों को कम करने का ऐलान करते हुए इनकी बड़ी बड़ी स्टाफ कार्स को मुकामी तौर पर बनने वाली सुजुकी कार से तब्दील करने का इशारा भी दे दिया। यही नहीं, जुनेजो ने आर्मी अफसरान की 3 और 4 स्टार्स के ओहदों पर तरक्कियों में भी अपने इख्तियारात का इस्तेमाल शुरू कर दिया। वो उस वक्त तक जिया के नामजद जर्नेलों की तरक्की पर दस्तखत नहीं करते जब तक इनके रिकमेंडेड जर्नेलों का नाम भी उस फहरिस्त में शामिल नहीं कर लिया जाता। हैरान है ना? सोचे जिया कितना हैरान और परेशान होगा। यानी उन्होंने इस तरह की शुरू कर दी, फिर उन्होंने ऐलान कर दिया तमाम जो है जर्नलों को जो है मैं वो 1200 सीसी में बिठा लूँगा। तो ज़िया ने सोचा ये शख्स जो मेरा बनाया हुआ प्राइम मिनिस्टर है ऐसा था, मुझे आंखें दिखा रहा है, और फिर वो उन्होंने जहन तैयार करना शुरू करा। मगर बात यही नहीं रुकी। जुनेजो ने बिलाखिर जिया को मार्शल लॉ उठाने पर राजी कर लिया।
जिसका ऐलान जुनेजो ने खुद यकम दिसंबर 1985 को मीनार पाकिस्तान पर होने वाले एक जलसे में किया। जिया का अपना चुनतखब वजीर आजम उन्हें पीछे धकेल रहा था और भुट्टो की बेटी लंदन में बैठी ये सब देख रही थी। उन्होंने पाकिस्तान वापसी का फैसला कर लिया और 10 अप्रैल को वाशिंगटन, लंदन और दोहरान से होते हुए लाहौर पहुंच गईं। और फिर भुट्टो की मौत पर घरों में बैठे रहने वाले पाकिस्तानी अवाम ने अपनी मोहब्बत का हक अदा कर दिया। लाखों लोग एयरपोर्ट पहुंच गए। एयरपोर्ट से मीनारे पाकिस्तान तक का चंद किलोमीटर का सफर 10 घंटों में मुकम्मल हुआ। जिया पावर में थे, ऐवाने सदर में थे, लेकिन फिर भी अकेले थे। और भुट्टो की बेटी सड़क पर थी, लेकिन लाखों जियाले इसके साथ थे। जिया की फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही थी। और फिर 88 के शुरू में होने वाले 2 वाकयात ने मामलात को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंचा दिया। जिया के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रफाकत ने उन्हें बताया कि जुनेजो आईबी के जरिए ऐवाने सदर की सर्वेलेंस करवा रहे हैं। अभी जिया इस मामले पर अपना रिएक्शन प्लान कर ही रहे थे कि 10 अप्रैल 1988 को ओजरी कैंप धमाके हो गए। कराची में बैठे जुनेजो ने फौरी तहकीकात का हुक्म दिया, लेकिन साथ ही जिया ने भी अपनी एक अलग इन्वेस्टिगेशन कमेटी बना दी, जिसने चंद रोज में ही इस सानेह को एक तकनीकी हादसा करार देकर चैप्टर क्लोज कर दिया। लेकिन जुनेजो ने अपनी तहकीकात जारी रखी और फिर जब जुनेजो की तहकीकाती टीम ने फौजी अफसरान को इस हादसे का जिम्मेदार करार दिया तो जिया की बस हो गई। और फिर इन्होंने आइन की शिक 58(2)B इस्तेमाल करते हुए 19 मई 1988 को जुनेजो हुकूमत को बरतरफ कर दिया। यह फैसला इतना अचानक और अनप्लान्ड था कि वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल असलम बेग और डीजी ISI जनरल हमीद गुल तक से मशवरा नहीं किया गया। इसकी एक वजह यह भी थी कि अब इनके सारे कोर कमांडर्स इस कदर जूनियर अफसरान पर मुश्तमिल थे कि जिनके साथ जिया का कोई भी कम्युनिकेशन करना बेहद मुश्किल होता जा रहा था। जिया इस्लामाबाद में तो अकेले थे ही, अब वो पिंडी में भी तन्हा होते चले जा रहे थे। ये जिया का बंकर मूवमेंट था। जिया एक और वजीर आजम को गैर कानूनी तौर पर घर भेज चुके थे, लेकिन इस बार इनके फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम नहीं किया और 1989 में इसे गैर कानूनी करार दे दिया। लेकिन चूंकि इस वक्त तक नए इंतखाबात के नतीजे में बेनजीर भुट्टो की हुकूमत इक्तदार में आ चुकी थी, इसीलिए जुनेजो हुकूमत की बहाली का हुक्म नहीं दिया गया। जमात इस्लामी की कराची लीडरशिप अपनी मरकजी क़यादत और मियां तुफैल की जिया से दोस्ती से खुश नहीं थी। इसलिए जहां जमात की पंजाब लीडरशिप जिया की तारीफें करते नहीं थकती थी, वहीं कराची के रहनुमा खुले आम जिया पर तनकीद करते नजर आते थे। जिया ने जमात की कराची क़यादत को फिक्स करने का फैसला कर लिया। इसलिए जब फरवरी 85 के इंतखाबात हुए तो अमूमी तौर पर कराची से लैंडस्लाइड कामयाबी हासिल करने वाली जमात इस्लामी को सिर्फ 2 सीटें मिली। लेकिन जिया इस मसले का कोई परमानेंट हल चाहते थे। वो कराची को एक नई क़यादत देना चाहते थे और नई क़यादत के लिए एक नए नारे की जरूरत थी। और इस नए नारे को परवान चलाने के लिए खून की जरूरत थी। खून की फरहमी शुरू कर दी गई कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में असला बरदार जो ऑटोमेटिक जो गन्स थे जिनके पास, उन लोगों ने शहर के 6 से 7 इलाकों में, मुख्तलिफ इलाकों में, जिसमें लतीफ़ाबाद था, जिसमें फुलैली था, जहाँ पर एक ही वक्त में इस तरह के लोगों ने जिनकी तादाद कमोबेश दर्जनों में थी, एक स्क्वाड जो था, एक स्क्वाड टाइप की फायरिंग हुई। उन्होंने फायरिंग की। कोई ऐसा होता है ना कि पुलिस ने इंटरसेप्ट किया हो, कोई स्क्वाड आया हो पुलिस का, किसी ने पीछा किया हो, इस तरह की कोई खबर नहीं मिली और ना पता चला।
इस बारे में आप रफ्तार पर पहले भी बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज देख चुके हैं, लेकिन चूंकि इस वीडियो का मौजू ज़ियाउल हक है, इसलिए बस मुख्तसरन ये समझ लीजिए कि बुशरा ज़ैदी के कत्ल से शुरू होने वाला सिलसिला अगले 30 सालों तक कराची को खून में नहलाता रहा। पूरी की पूरी नस्लें तबाह हो गई। जो पढ़ लिख गए वो शहर और मुल्क छोड़कर चले गए। जमात से कराची छीनने की कोशिश में ज़िया ने कराची से इसका अमन छीन लिया, और जब वो खून की फरहमी बंद हुई तो वो मुतबादिल क़यादत भी अपने नारे समेट कर कहीं चली गई। मगर ज़िया की लगाई हुई आग से एक तबका सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। लम्स के फाउंडर सैयद बाबर अली अपनी किताब लर्निंग फ्रॉम अदर्स में एक वाकया सुनाते हैं। 10 मुहर्रम का दिन था। मैं एक मजलिस में शरीक था कि मुझे पैगाम पहुंचाया गया कि जैसे ही मजलिस खत्म हो फौरी वहां से निकल जाएं। अगले दिन मुझे खबर मिली कि मेरे निकलते ही उस इमाम बारगाह में एक हमला हुआ जिसमें 9 अज़ादारान शहीद हो गए। कुछ दिन बाद मेरी एक सीनियर ब्यूरोक्रेट से बात हुई तो उन्होंने बताया कि हमले के अगले दिन उन्हें ज़िया साहब की कॉल आई थी और वो पूछ रहे थे कि लाहौर में क्या हुआ। जब मैंने उन्हें बताया कि सर, इमाम बारगाह पर हमला हुआ था जिसमें 9 अफराद शहीद हो गए, तो ज़िया ने कहा, सिर्फ 9? 22 अक्टूबर 1988 का दिन था। मिर्जा असलम बेग बतौर आर्मी चीफ ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के पहले इजलास में शिरकत कर रहे थे। हर किसी का ख्याल था कि इस अहम तरीन इजलास में यकीनन ज़िया प्लेन क्रैश इन्वेस्टिगेशन टॉप ऑफ एजेंडा होगी। हर कोई जानना चाहता था कि मुल्क के आर्मी चीफ और सदर की मौत का असल जिम्मेदार कौन है। ये कैसे हो सकता है कि C-130 जैसा हवाई जहाज किसी टेक्निकल या मैकेनिकल खराबी की वजह से क्रैश कर जाए। लेकिन जब तिलावत कुरान पाक के बाद इजलास शुरू हुआ तो डिस्कशन आइटम नंबर 1 था, री एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स इन सिविलियन डिपार्टमेंट। 36 साल हो गए लेकिन आज तक ज़िया के प्लेन क्रैश को लेकर एक भी सवाल का जवाब नहीं मिल सका। शायद कोशिश भी नहीं की गई। लेकिन हम जानते हैं कि रफ्तार की व्यूवरशिप इंतहाई ज़हीन और समझदार लोगों पर मुश्तमिल है, इसीलिए इनमें से कुछ अहम सवालात हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं। क्या पता आप जवाब ढूंढ लें। अगर जवाब मिल जाए तो जरूर कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। पहला सवाल, जब 19 अगस्त की सुबह को ही यह पता चल चुका था कि जहाज के पुर्जों से धमाकाखेज मवाद की गैर मामूली मिकदार मिली है तो फिर इसकी मजीद तहकीकात क्यों नहीं की गई? दूसरा सवाल, क्यों धमाकाखेज मवाद का पता लगाने वाली इन्वेस्टिगेशन टीम के सरबराह ग्रुप कैप्टन ज़हीर ज़ैदी को खुड्डे लाइन लगाकर पहले नेवी में डिप्यूट किया गया और फिर 91 में रिटायर कर दिया गया? तीसरा सवाल, क्रैश में अमरीकी शहरियों की हलाकत के बावजूद क्यों अमरीकी हुकूमत ने FBI को इसकी तहकीकात का हुक्म नहीं दिया? चौथा सवाल, क्यों भारत में अमरीकी सफीर जॉन गैंथर डीन को उस वक्त पागल करार देकर जबरी तौर पर रिटायर कर दिया गया जब उन्होंने ज़िया की मौत में मोसाद के मुलव्विस होने का शुबा जाहिर किया? पांचवा सवाल, क्यों 36 साल गुजरने के बावजूद US नेशनल आर्काइव के वो 250 पेजेस आज तक डीक्लासिफाइज नहीं किए गए जिनमें इस प्लेन क्रैश से मुतालिक मालूमात मौजूद थी? छठा सवाल, जब हर छोटे बड़े मसले में इन्हें फौरी मुलव्विस कर लिया जाता है तो फिर क्यों इस पूरे मामले की तहकीकात में ISI या MI को शामिल नहीं किया गया? सातवां सवाल, क्यों 5 बार इक़्तिदार में आने के बावजूद नवाज शरीफ ने अपने ही बनाए हुए जस्टिस शफीउर रहमान कमीशन की रिपोर्ट आज तक पब्लिश नहीं करवाई? शायद आने वाली किसी भी हुकूमत को ज़िया के जाने का कोई अफसोस, कोई दुख, कोई गम नहीं था। इसीलिए आज भी सकूते ढाका के हमूदुर रहमान कमीशन का तो जिक्र होता है लेकिन इस प्लेन क्रैश की तहकीकात की कोई बात नहीं करता। ठीक कहते हैं, इधर यू डाई अ हीरो और लिव लॉन्ग इनफ टू बिकम अ विलन। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। ज़िया हक के एक मुफ्ती साहब हैं, बहुत बड़े थे, अब तो दुनिया में नहीं है वो। तो वो ज़िया हक के मुतालिक उनके रवैया इतना कोई अच्छा नहीं था। हम लोग एक ज़माने में जाते थे उनके पास, उठते बैठते थे। बहुत मायराज किस्म के मुफ्ती थे। तो एक दिन वो किसी तकरीब में ज़िया हक से मिले तो उन्होंने कहा कि ज़िया हक साहब ने उनको
कहा कि मुफ्ती साहब आप तशरीफ़ लाइएगा आर्मी हाउस में इस्लामाबाद में रावलपिंडी में, तो मेरे पास मेरे मेहमान रहे। वो ख़ुद ही बता रहे थे बाद में, जब वो गए तो मैंने एक दफ़ा उनसे पूछा कि क्या हुआ क्या, तो आप तो ज़िया-उल-हक़ की पॉलिसियों के बड़े ख़िलाफ़ थे, अब कैसे? तो मुफ्ती साहब ने कहा कि यार मसला ये है कि उन्होंने मुझे एक जगह मिले थे और मुझे उन्होंने दावत दी और मैं आर्मी हाउस मुझे ले जाया गया। उसके बाद कहने लगे रमज़ान का टाइम था, आखिरी रमज़ानों के अशरा था, सहरी का वक्त था, तो मेरा दरवाज़ा नॉक हुआ। तो जैसे ही दरवाज़ा उन्होंने खोला तो कहने लगे कि मुल्क का सदर, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, वो एक हाथ में लोटा एक हाथ में तौलिया, तो वो लेके उन्होंने कहा कि जनरल साहब आप कैसे इस वक्त? उन्होंने कहा नहीं आप आए हैं तो मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि मैं आपको वज़ू कराऊँ खुद। और वो अंदर बाथरूम में गए और जनाब वहाँ खड़े होकर उन्होंने लोटे से पानी डाला, उन्होंने वज़ू किया। इसमें कोई शक नहीं कि ज़िया अपनी ज़ाती ज़िंदगी में एक इंतहाई नमाजी और परहेजगार इंसान थे। तारीख के सुनहरे लफ्ज़ों में खुद को जिंदा रखने के लिए ज़िया एक आजिज़ी और इनकिसारी वाले किरदार की नुमाइश करते रहे, लेकिन शायद हुक्मरानों के लिए अपनी ज़ात से ज़्यादा इनकी पॉलिसीज़ नेक होना ज़रूरी होती हैं। इसीलिए आज अक्सर लोग ज़िया को एक नाकाम हुक्मरान करार देते हैं, लेकिन हमारे ख्याल में ज़िया एक कामयाब हुक्मरान थे। क्यों? अभी समझाता हूं। देखिए, ज़िया की हर पॉलिसी का मकसद एक ऐसी कौम परवान चढ़ाना था जो सुम्मुम बुकमुन उम्युन हो, यानी किसी चीज पर ना ज्यादा सोचे ना सवाल करे। जो मंजन इसे बेचा जाए वो इसे वैसे ही कंज्यूम कर ले। क्रिटिकल थिंकिंग और बर्दाश्त जैसी चीजें इसे छू कर भी ना गुजरी हो। एक ऐसी कौम जो अपने माजी और मुस्तकबिल को लेकर ऐसे ख्वाबों की दुनिया में मगन रहे जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक ना हो। एक ऐसी कौम जहां हमीद गुल और जैद हामिद जैसे लोग इंटेलेक्चुअल्स और ओपिनियन लीडर समझे जाएं और आसमा जहांगीर, अहमद फराज जैसे लोग गद्दार। अब जरा अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं और खुद बताएं, ज़िया कामयाब हुआ या नाकाम।